अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आगाज करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास से। आज इख्तिताम हुआ इसका जर्मनी के शहर बर्लिन में, और यह इजलास पाकिस्तान के लिए आम था क्योंकि नजरें लगी हुई थी कि क्या पाकिस्तान को जो गुज़श्ता 4 साल से ग्रे लिस्ट या वॉच लिस्ट में है उससे निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। इस हवाले से ज़ाहिर है कि बहुत सी अफवाहें आज सुबह से ही गर्दिश करती रही, बल्कि बहुत से लोगों ने तो पहले से ही मैसेजेस कर दिए, पैगाम दे दिए कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। लेकिन जाहिर है कि लोगों को शायद ये जो प्रोसेस है उसका कंप्लीटली से जानकारी नहीं थी। अब जब बाकायदा तौर पर फैटफ की तरफ से एलामिया सामने आ गया है और जिसकी तवक्को थी कि उसके मुताबिक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान को जो इक़दाम कहने के लिए बात की गई थी उस पर तफसील भी आगे बात करेंगे, तो उसको एक्नॉलेज किया गया। और उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए अब होगा ये कि पाकिस्तान जो एक फैटफ है वो एक अपना जायजा मिशन यानी कि अपने लोग जहां पे भेजेगा और फिर वो ऑन ग्राउंड जो भी इक़दाम हमने किए हैं उसकी तस्दीक करेगा, और उसके बाद फिर तवक्को है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। तो शहबाज, आप भी इस इशू को अरसे से फॉलो करते रहे और ज़ाहिर है कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है इस सारे मामले को लेकर के। मेरे ख्याल में एक तो चीज़ आज कम से कम एक चीज़ साबित हुई कि जो सुबह से अफवाहें चल रही थी, बहुत से सहाफ़ी भी, बहुत से ऐसे लोग जो गवर्नमेंट में शामिल रहे, तो हैरानी होती है कि उनको भी इस सारे प्रोसेस का पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो लेफ्ट राइट जो भी उनके दिल में आ रहा था वो कह रहे थे। तो बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, पॉजिटिव डेवलपमेंट है पाकिस्तान। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है और ये पहला कदम है उसकी तरफ जिसकी पाकिस्तान 4 साल से कोशिश कर रहा था। बल्कि मैं स्टार्ट लूँगा फरवरी 2018 से, जब FATF ने फैसला किया था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालेगा विद इफेक्ट फ्रॉम जून 2018। FATF का जो उस वक्त का फैसला था वो सरासर सियासी फैसला था, और FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जो डालने का फैसला किया, उन्होंने जो म्यूचुअल एवेल्युएशन एक रिपोर्ट होती है, एक ऑन फील्ड एक विजिट होता है, उसके बाद एक रिपोर्ट बनती है, वो रिपोर्ट जो है FATF के पास जाती है, फिर FATF फैसला करता है कि किसी मुल्क को ग्रे लिस्ट में डालना है या नहीं डालना। तो उस वो जो रिपोर्ट थी MER रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसके बगैर ही FATF ने फरवरी 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला किया। और फिर जो 4 साल के इवेंट्स थे, जिस तरीके से पाकिस्तान का बाजू मरोड़ा गया, हमारे इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें एक चीज में जरूर, आपने फरवरी 2018 की बात की ना, क्यों हम प्री मैच्योरली सेलिब्रेट करते हैं? आपको पता है कि उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी, वज़ीर खारजा थे ख्वाजा आसिफ, और वहां पे वो दौरे पर गए हुए थे, अभी मीटिंग चल रही थी मॉस्को में, और उन्होंने प्री मैच्योरली एक ट्वीट कर डाली कि जी पाकिस्तान बिल्कुल ग्रे लिस्ट पे भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और वो फिर रातों रात जो पाकिस्तान के ज़ाहिर है कि बहुत से मुखालफीन थे, खैर खा तो नहीं है, दोबारा से रेजोल्यूशन लाई गई और पाकिस्तान को फिर ग्रे लिस्ट में डाला गया। तो ये भी हमारे लिए एक सबक है। मतलब वो ठीक है, वो वहां से सारी बात शुरू। जो असल बात थी, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्यों डाला गया? पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इसलिए डाला गया कि पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम था कि वो बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता। एलिजेडली पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में जो जिहाद था उसको सपोर्ट कर रहा था, और एलिजेडली पाकिस्तान जो था वो भारत के अंदर जो है वो बहुत सारे वो वाक़यात करवा रहा था। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर जब किसी तरीके से भी पाकिस्तान को वो दबाव में नहीं ला सके, तो फिर पाकिस्तान को दबाव में लाया गया ग्रे लिस्ट में डालकर। अभी भी जो सिर्फ दोबारा एक दफ़ा उसको जो उसका आज की जो डेवलपमेंट है उसका बता देते हैं कि सुबह से जिस तरह भी कामरान बता रहे थे कि कहा ये जा रहा था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला हो गया है। वो लोग जो ये प्रोसेस को जानते हैं, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी डिटेल भी हम बताएंगे फिर आगे होगा क्या। लेकिन जो FATF की प्लेनरी की जो स्टेटमेंट आई है, उसका अगर मैं सिर्फ उसका ब्रीफ जो एक पैराग्राफ उसको पढ़ दूं, उसमें लिखा है कि एट इट्स जून 2022 प्लेनरी द FATF मेड द इनिशियल डिटर्मिनेशन, कि FATF ने इब्तदाई जो उसकी डिटर्मिनेशन है, उसने जो अंदाजा लगाया कि दैट पाकिस्तान हैज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड। यहां पे ये बात याद रहे कि FATF कह रहा है कि हमने काफी तौर पर उन तमाम जो एक्शन पॉइंट्स थे जो 34 है उनके ऊपर काफी तौर पर हमने पाकिस्तान ने अमल दरामद किया, जबकि अभी भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही जा रही है कि नहीं, हमने तमाम एक्शन जो पॉइंट्स है उसके ऊपर अमल दरामद कर लिया है। लेकिन FATF की स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान हैज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड इट्स 2 एक्शन प्लान्स कवरिंग 34 आइटम्स। तो ये बात बहुत जरूरी है कि अभी भी FATF ने मुकम्मल इस पे जो है उसने कहा कि उसको मुकम्मल नहीं हुई है तमाम एक्शन पॉइंट्स, इसके ऊपर काम उन्होंने कहा जो है वो करना है। बट जो अगली चीज इंपॉर्टेंट जिससे ये सारी पॉजिटिविटी जो है वो जनरेट हो रही है वो ये कि इट वारंट्स
an on-site visit to verify that the implementation of Pakistan's AML, यानी कि anti-money laundering or combating financing of terror reforms has begun and is being sustained, and that the necessary political commitment remains in place to sustain implementation and improvement in the future. नाज़रीन, इसमें जो चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट वो ये है कि FATF ने ये तो ज़रूर ऐलान किया है कि वो एक जायज़ा मिशन पाकिस्तान भेजेगा, लेकिन उसकी जो डेट है उन्होंने अनाउंस नहीं की। उसमें उन्होंने लिखा है कि अर्लीस्ट पॉसिबल डेट के ऊपर हम ये मिशन भेजेंगे, और जो कोविड की सिचुएशन है इस वक्त उसको मद्देनजर रखकर ये विजिट आएगा। लेकिन कामरान, आप थोड़ा सा हम ये बताइए कि ये जो ऑन साइट विजिट होगा, आपके ख्याल में इसमें किस तरह की डेवलपमेंट्स हो सकती है और पाकिस्तान को किस हद तक पॉजिटिव होना चाहिए? अच्छा, इसमें एक जो स्टेटमेंट आपने पढ़ी उसके अंदर ज़ाहिर है कि ये वजाहत नहीं है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा, क्या होगा। तो फैटफ के प्रेसिडेंट ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वाजे किया कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में रहेगा, और जब तक जो ये ऑन साइट मिशन है ये पाकिस्तान में जाकर अगर सक्सेसफुल वो रिपोर्ट पेश करेगा, उसके बाद फिर पाकिस्तान को डी लिस्ट किया जाएगा। और उन्होंने साथ ये भी एम्फेसाइज किया कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि जब भी कोई मुल्क जो इक़दामात एक्शन प्लान उनको दिया जाता है वो मुकम्मल करते हैं तो फिर ऑन ग्राउंड आप समझ लें कि इंस्पेक्शन होती है और वो एवेलुएट करेंगे। इसमें वर्ड उन्होंने यूज किया कि पाकिस्तान ने जो एक्शंस लिए हैं वो इरिवर्सिबल है, मतलब उनको ये भी खदशा है कि कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान ने वक्ती तौर पे वो स्टेप्स लिए और वो कहीं वापस ना ले लें। तो ये एक अब जो दूसरी बात है कि मेरी इंतहाई एक अहम जो जिम्मेदार शख्स हैं उनसे इस बारे में बात हुई, वो सारे इस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं बर्लिन में भी, तो उनका ये कहना है कि एक वर्ड ऑफ कॉशन था उनका। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि हमारा एक जो मिजाज बन गया है कि प्री मेच्योरली हम जो सेलिब्रेट करते हैं ये हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा जो क्रेडिट लेने वाली बात है कि कभी किस जमात का क्रेडिट है, कभी किस इदारे का क्रेडिट है, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का क्रेडिट। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहता है नुकसान पाकिस्तान का, पाकिस्तान बाहर निकलता है तो पूरे पाकिस्तान का फायदा है। एक तो हमें इस डिबेट से बाहर आना है। अब जो ऑन साइट विजिट की उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे इसके अंदर, जो स्टेप्स हमने किए हैं समझ लें कि आपका पूरा जो भी आपने स्टेप्स लिए हैं उनका एक ऑडिट होगा। लेकिन जो दिलचस्प उन्होंने बात की कि जो लोग शामिल होंगे वो टेक्निकल होंगे, फैसला उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल होगा। कि अगर अमेरिका चाहता है कि हाथी निकल गया दुम रह गई है, तो अगर अमेरिका साहब बहादुर कहते हैं कि चलें ठीक है पाकिस्तान से ताल्लुकात हमारे अब अच्छे हो गए हैं तो जाने दें, इनको नहीं करते। लेकिन अगर आपको उन्होंने स्टिल स्क्रू करना हुआ तो यह भी मुमकिन है कि वो जायजा मिशन आपके बारे में अच्छी रिपोर्ट ना दे और आपको कहीं फंसा दे। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से जो उन ऑफिशियल का ख्याल था कि हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, अभी मंजिल जो है उनके ख्याल में बड़ी दूर है, क्योंकि यह मुमकिन है कि खास करके उन्होंने कहा कि कुछ जो शख्सियात हैं जिनको नाम भी ले लेते हैं, जिस तरह हाफिज सईद हैं जिनको हमने टेरर फाइनेंसिंग के केस में मल्टीपल सेंटेंसेस दी हैं, अब वो कहते हैं कि जो हम कहते हैं कि देखें अदालतों ने सजाएं दे दी हैं। उन्होंने कहा जो फैटिफ की डेफिनेशन है सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन की, वो कहते हैं कि जब तक तमाम ऑप्शन एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, वो कहते हैं कि क्या पता कि सुप्रीम कोर्ट में जाके आप इनको रिलीफ दे दें, क्या पता जो प्रेसिडेंट हैं वो उनको माफी दे दें, तो वो सारे प्रोसेस अब वो कहते हैं कि ये उन पे डिपेंड करता है। अगर इस नुक्ते पे हमें फंसा लिया, ये भी मुमकिन है कि जो हम कहते हैं कि जी फलां शख्स को हमने उस जेल में कैद करके रखा है, वो कहें जी अच्छा बताएं हम उनसे मिलना चाहते हैं, वो शख्स किधर है, कैद है। तो उनका ये ख्याल है कि अभी भी जो तलवार है हमारे ऊपर लटक रही है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि शादियाने नहीं बजाने चाहिए, बहुत केयरफुली चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने काम किया है, लेकिन पाकिस्तान के बहुत से मुखालफिन भी हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पर यह तलवार लटकती रहे। और इवन क्विकली कंक्लूड करूंगा कि अब होगा ये कि अगर वाकई ये दौरा हो जाता है, एक तवक्को है कि शायद जुलाई में आ जाए, तो अक्टूबर तक नेक्स्ट प्लेनरी होनी है, वो जब मीटिंग होगी तो उसके सामने ये जो जायजा मिशन है अपनी रिपोर्ट रखेगा, उसमें फिर फैसला किया जाए। अगर फैसला हो जाता है कि ठीक है पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए, जो उसका अमल दरामद है, जो मेरी उन पाकिस्तानी एहलकार से बात हुई, वो शुरू होगा फरवरी से। तो इसका मतलब है अगले साल फरवरी तक इफेक्टिवली पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। अच्छा, ये बहुत अच्छा कि आपने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करूंगा कि ऑन साइड जो मिशन होगा उसकी जो उस लिहाज से पाकिस्तान इंटरनल जो वर्किंग है वो अपनी शुरू कर दी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FIA,
इसके अलावा आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, फिर नेक्टा है और बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनके साथ उन लोगों की मुलाकातें होंगी। उसमें फिर वो असेसमेंट करेंगे और फिर अपनी रिपोर्ट लिखेंगे, जो अक्टूबर की प्लेनरी जैसा आपने बोला उसमें वो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, जो भी फैसला आता है, अगर पाकिस्तान जो निकल जाता है ग्रे लिस्ट से, तो उसके बहुत फायदे हैं। आज एक चीज कम से कम हम कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट जो करने का खतरा था वो खत्म हो चुका है। ऑन साइट इंस्पेक्शन कि उसकी जो भी रिपोर्ट आती है, कम से कम वक्ती तौर पर जो ब्लैक लिस्ट होने का खतरा था पाकिस्तान से, वो टल चुका है। इसके साथ ही जो IMF का प्रोग्राम है उसके अंदर भी एक ये शर्त थी कि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से एग्जिट करना है, तो उसके लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर जो एडिशनल इंटरनेशनल चेक्स लगे हुए थे वो भी कम होंगे और लोगों को LC जो लेटर ऑफ क्रेडिट खोलते हैं कोई चीज दरामद करने के लिए, उसमें उनके लिए आसानियां होंगी। तो पाकिस्तान के लिए इसमें बेतहाशा फायदे हैं। लेकिन इसमें जैसा कि अभी कामरान जिक्र कर रहे थे कि एक क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत काम किया। लेकिन जो वर्ड ऑफ कॉशन है कि पहले एक साल बिल्कुल PTI को समझ नहीं आई कि FATF के साथ इन्होंने करना क्या है। उसके बाद मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट होती है, सिविलियन गवर्नमेंट और जो मिलिट्री है वो मिलकर काम करते हैं। जो सिविलियन गवर्नमेंट का फेस था वो जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हमाद अजहर थे, लेकिन जो एक्चुअली काम हो रहा था वो डायरेक्टर जनरल जो मिलिट्री ऑपरेशंस के थे, वो इसको सारी चीजों को देख रहे थे। FATF का एक कोऑर्डिनेशन सेल बनता है, उसको उसकी भी सरबराही जो थी हमाद के पास थी, लेकिन बाकी सारे जो स्टेक होल्डर्स थे उनका इसके अंदर बहुत अहम रोल था। और एट द एंड ऑफ द डे ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नहीं, ये पाकिस्तान की अभी उसकी जीत का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ है। बात यहां पे खत्म नहीं हो जाती, अभी भी इनको वर्ड ऑफ कॉशन इनको लेना चाहिए और कोई भी चीज इनको यहां पे रिवर्स नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा शहबाज, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जो भी लोग वो बेशक सिविलियन गवर्नमेंट हो या बाकी इदारे हो, वो काम पाकिस्तान के लिए करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जाहिर है कि लोग ये भी हैरान होते हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट में अगर होंगे तो क्या होता है। शहबाज ने थोड़ा तस्करा किया कि कैसे एक तो इमेज का आपका प्रॉब्लम, दूसरा जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें प्रॉब्लम, तीसरा जाहिर है जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसमें रिस्क बढ़ जाते हैं, वो आपके यहाँ सरमायाकारी आके नहीं करता। बल्कि एक स्टडी भी की गई थी जिसमें 2008 से लेके 2018 तक, क्योंकि पाकिस्तान ऑफ एंड ऑन इससे पहले भी FATF की ग्रे लिस्ट में जाता रहा है, और इसकी वजह से, FATF की वजह से कोई कहा जाता है कि पाकिस्तान की GDP को कोई $38 बिलियन का नुकसान हुआ तकरीबन इन 10 सालों में। तो आप तसव्वुर करें, क्योंकि इस साल या अगले माली साल का जो हमारा बजट है उसका जो और ये स्टडी है वो राफिया साहब को उनकी ये स्टडी थी मेरा ख्याल, जी बिल्कुल। तो वो 47 मतलब इस माली साल का जो हमारा बजट का पूरा हुजम है वो $47 बिलियन है। तो आप तसव्वुर करें कि किस कदर आपको ये नुकसान होता है। तो कितना जरूरी है पाकिस्तान की मैशत के लिए, हमारे इमेज के लिए कि हम FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रहें। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जाहिर तस्करा करेंगे इस वक्त जो पाकिस्तान की मैशत हिचकोले खा रही है। जी ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैशत के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही। जाहिर है कि अवाम के लिए जो तेल की कीमतों में इजाफा किया गया, अगर आप देखें तो तकरीबन गुज़श्ता 3 हफ्तों में पेट्रोल की कीमत में कुल लगभग 84 रुपये फी लीटर रिकॉर्ड इजाफा। इसी तरह से डीजल की कीमत में कोई लगभग 119 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया। इसी तरह से बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा किया गया। मकसद ये था, ये जो गवर्नमेंट है, हमारे मौजूदा वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि ये सख्त फैसले अगर नहीं लेंगे तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि दिवालिया होने से बचने के लिए हम IMF के प्रोग्राम को बहाल करें। लेकिन शहबाज, इन तमाम इक़दाम के बावजूद बेतवक्को थी कि यकीनी तौर पर ये कोई भी गवर्नमेंट, उन्होंने ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, सेटअप है, इन्होंने अपना जितना जो सियासी कैपिटल है एट स्टेक लगा दिया। इवन जो उनके अपने सपोर्टर्स हैं वो भी इस डिसीजन को एंडोर्स नहीं कर पाते। लेकिन उसके बावजूद अभी तक IMF से मामलात बहाल नहीं हो रहे। तो लगता ही है कि जो IMF की पुरानी रविश है वो अभी भी जारी है। शायद हमें तवक्को थी कि ये जो गवर्नमेंट है शायद थोड़ा सा इनका टिल्ट मगरिब की तरफ है, अमेरिका की तरफ है, तो हमें कोई फेवरेबल रिस्पांस मिले, वो मिल नहीं रहा। देखिए, प्रोग्राम में ताख़ीर हो रही है। जो मार्केट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब इसके ऊपर वो डिस्टर्ब हैं और वो बिल्कुल पजल्ड हैं कि ये मामला चल कैसे रहे हैं। देखा रुपया, आपने देखा कि 209 पे तकरीबन आज इंटर बैंक मार्केट में चला गया, और ओपन मार्केट में अगर आप डॉलर लेने जाते हैं तो आपको 212 रुपए का $1 आपको वहां पे मिल रहा है, जो कि हाईली एक्सपेंसिव और पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट रेट।
अच्छा, मैं पिछला जब हमने प्रोग्राम किया था, हमारा जो लास्ट वीक का प्रोग्राम था बजट के नोट के ऊपर था, हमने उसमें वर्ड ऑफ कॉशन दिया था कि जी बहुत सारे जो नंबर्स हैं वो ठीक नहीं है। मिफ्ता इस्माइल उस वक्त कह रहे थे कि नहीं मेरे नंबर्स ठीक है। तो अभी जो चीज़ें डिटेल सामने आई और मैंने इस हफ्ते इस पर काफ़ी स्टोरीज की एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए, जिसमें मेरे ख्याल में जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये थी कि ये बजट फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री एक ज़िमनी बजट पेश किया गया। और उसका किताब के अंदर जिक्र भी है, जो बजट इन ब्रीफ की किताब है उसके अंदर ये जिक्र है कि ये प्रोविजनल फिगर्स हैं और फाइनल जो फिगर्स हैं वो नेशनल असेंबली में पेश किए जाएंगे। मतलब इस हद तक अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद जो दूसरा इनका मसला जो आपने भी जिक्र किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब ये कुछ सोच भी नहीं सकता था कि 84 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा और 119 रुपए फी लीटर डीजल की कीमत में इजाफा इतनी जल्दी एक महीने के अंदर अंदर ये हो जाएगा। इवन के पीएमएलएन ने भी ये इमेजिन नहीं किया था वर्स्ट केस सिनेरियो में। वो सब करने के बावजूद आज भी हम आईएमएफ के प्रोग्राम से उतना ही दूर है जितना जब पीएमएलएन की हुकूमत इख्तिदार में आई थी। और ये एक बड़ी एक तशवीशनाक बात है। हुकूमत की अपनी कोशिशें अपनी जगह पे, कहीं ना कहीं पे चीज़ें इनसे संभल नहीं रही। मेरे लिए एक और जो चीज़ थी थोड़ी सी वो अचंभे की कि अभी तक आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ जो एक बुनियादी दस्तावेज होती है कि जो किसी भी प्रोग्राम के रिव्यू की कंप्लीशन के लिए जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज MEFP, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो तमाम शराइत पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन क्या है और कौन से ऐसे आपने जो है इकदाम करने हैं जिसके बाद आपकी इकोनॉमी बैक ऑन राइट ट्रैक होगी और वो आईएमएफ की मंजूरी से होता है। वो ड्राफ्ट उसका जो दस्तावेज है वो अभी तक पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं की गई और ड्राफ्ट MEFP उसी वक्त दिया जाता है जब कम से कम दोनों साइड्स के ऊपर 70 से 80% बहुत सारी चीज़ों पर मामला तय पा जाए और फिर उसके साथ ही IMF अपने टेबल्स देता है, बाकी चीज़ें शेयर करता है MEFP की सूरत में और उसके ऊपर फिर बैक एंड फोर्थ मीटिंग्स होती हैं। तो अगर आज की तारीख तक या कल की तारीख तक MEFP नहीं था, इसका मतलब है कि बहुत जल्दी प्रोग्राम कंक्लूड होने वाला नहीं है। अच्छा, इसके अंदर अब इशू ये है कि आज है 17 जून और मुझे याद है कि मिफ्ता साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर जुलाई तक खुदा न खास्ता हमारा IMF के साथ डील नहीं होती तो देयर इज अ डेंजर कि हम कहीं खुदा न खास्ता दिवालिया ना हो जाएं। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि वक्त तो हमारे पास बड़ा कम है और अगर आपने कोई डील करनी है तो आपको जाहिर है कि इन्हीं 2 हफ्तों बल्कि लेस देन 2 वीक्स आपने ये फाइनेंस बिल भी, नया बजट भी पास करवाना है। तो इसका मतलब है जो जो तजावीज़ IMF की होंगी आपने उसको इनकॉर्पोरेट करना है और तब जाके होगी। तो असल में प्रॉब्लम है कहाँ पे? एक तो देखें जो इशू है इस वक्त, एक तो कोविड का पहले मसला था, अब जो ओवरऑल यूक्रेन वॉर की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त आप देखें इंटरनेशनल रिसेशन है। अमेरिका में पहली दफ़ा आप देखें उन्होंने इंटरेस्ट रेट उनको अपने ऊपर करने पड़े, वहाँ पे मार्केट क्रैश कर रही है। डॉलर जो है बाकी मुल्कों में अगर आप देखें तो करेंसी जो है वहाँ पे वीक हो रही है। तो क्या सिंपथेटिक नहीं है IMF के? आखिर ऐसे क्या स्टेप्स ले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के? लोग तो पहले ही सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं, मजीद स्टेप ये बड़ी एक जो तशवीशनाक एक और बात वो ये है कि IMF का जो मुज़ाकराती टीम है उनकी, पहले तो इनके 2 राउंड्स हुए। ये मिफ्ता इस्माइल वाशिंगटन के वहाँ पे इनकी मुलाकातें हुई। उसके बाद जो इनका दोहा राउंड था उसके अंदर जो कतर में हुआ और वहाँ पे इनका एग्रीमेंट नहीं हो सका, उसमें जो बॉडी लैंग्वेज थी IMF की बहुत एग्रेसिव थी और जो मैंने अपनी किसी खबर के अंदर उसका जिक्र भी किया। अभी भी जो उनकी वर्चुअल कुछ कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं उसके अंदर भी IMF की जो रवैया है वो टुवर्ड्स पाकिस्तान हॉस्टाइल है। उसकी एक वजह तो ये बताई जा रही है कि जो पिछली हुकूमत के वादे थे और वो पूरे नहीं किए, तो उसकी वजह से जो IMF की टीम होती है उसको बहुत एम्बेरसमेंट फेस करना पड़ती है अपनी मैनेजमेंट के सामने। तो एक तो फैक्टर ये है, वो बहुत कॉशियसली मूव कर रहे हैं, उनको अभी भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं है। इस सारी सूरत हाल की वजह से अब मेरे जराए ये बता रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल और सेक्रेटरी फाइनेंस अगर चीज़ें 1-2 दिन में ठीक नहीं होती तो वो खुद दोबारा वाशिंगटन जा सकते हैं और वाशिंगटन में वो IMF की जो टॉप मैनेजमेंट है उनके साथ वो मुलाकातें करके कुछ चीज़ों को वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। आपने पूछा बड़ी चीज़ें क्या है, सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला बना हुआ है जो नंबर्स इटसेल्फ हैं बजट के, उसके ऊपर IMF को इत्मीनान नहीं है। और मेरे जराए ये बता रहे हैं कि कम से कम 500 अरब रुपए का गैप है जो IMF कह रहा है और जो हुकूमत कह रही है। तो 500 अरब रुपए आपको कहीं ना कहीं से उनको दिखाने हैं, कम या ज्यादा। कम इसलिए कि कहीं खर्चा काटना पड़ सकता है, ज्यादा इसलिए कि आपको फिर रेवेन्यू लाना पड़ सकता है। तो आपने गैप मिनिमम 500 अरब रुपए का आज भी एग्जिस्ट करता है। ब्रेक के बाद हम इस चीज का जिक्र करेंगे कि वो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ भी एक मुलाकात की है, अमेरिकन हुकाम के साथ, तो उसके ऊपर क्या बात होती है। बट अभी जो दूसरी जो बहुत बड़ी चीज है
वो ये है कि जो सैलिड क्लास के लिए मिफ्ता इस्माइल ने जो 47 अरब रुपए की उनको रिलीफ दी, उसके ऊपर आईएमएफ जो है काफी नाला है, क्योंकि आईएमएफ आपको कह रहा था कि 125 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगा दो सैलिड क्लास के ऊपर। तो बजाय टैक्सेस लगाने के, वो तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, इवन पीटीआई के दौर में स्लैब कम करने की बात करते थे और गालिबन शौकत तरीन साहब ने इन प्रिंसिपल एग्री भी किया था कि जुलाई से हम इंप्लीमेंट करेंगे। उन्होंने 2 वादे किए थे, एक तो ये कि हम जुलाई से इंप्लीमेंट करेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा था कि जी हम फरवरी में आपको ड्राफ्ट दे देंगे कि हम सैलिड क्लास की जो स्लैब्स इनकम टैक्स उनके रेट्स की वो क्या होंगी। तो ये शौकत तरीन साहब लिख के दे चुके हैं कि फरवरी में पाकिस्तान ने देना था, पाकिस्तान ने आज तक नहीं दिया। इसके ऊपर जो दूसरी चीज ये है कि अब जो रिवाइज प्रपोजल जो है वो मेरे जराए बता रहे हैं कि वो बना रही है हुकूमत, जो इन्होंने आईएमएफ के साथ शेयर किया है, जिसके तहत 47 अरब रुपए की टैक्स रिलीफ वापस होगी और कम से कम 18 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस सैलिड क्लास पे लग सकते हैं। लेकिन ये 18 अरब का नंबर भी मुझे रियलिस्टिक नहीं लग रहा, ये इससे भी ऊपर जाएगा। इससे बढ़कर जो शॉकिंग चीज है कि बावजूद इसके कि हुकूमत ने तमाम सब्सिडीज खत्म कर दी, 84 रुपए फी लीटर पेट्रोल, 119 रुपए फी लीटर डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया, आज आईएमएफ का पाकिस्तान से मुतालबा यह है कि 1 जुलाई से 30 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी लगाई जाए, और जो सेल्स टैक्स अभी भी एग्जिस्ट करता है उसको भी कम से कम हाफ आप जो है वो पास ऑन करें। तो ये बात ये हो रही है 30 रुपए फी लीटर, और एक गो में वो बात कर रहे हैं, एक गो में बात कर रहे हैं। पीटीआई के साथ जो उनका अग्रीमेंट था वो था कि 4 रुपए फी लीटर पर मंथ की बात जून से पहले आपने मुकम्मल कर लेना था ना आपने। अच्छा, वो आपने सब्सिडीज दे दी ना पीटीआई ने। तो ये तकरीबन 40 अंदर एक और भी प्रॉब्लम है ना कि इन्होंने 30 रुपए लेवी बढ़ा के 50 रुपए कर दिया। हम पहले भी बजट वाले अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप फर्ज करें, ये तो वैसे तो सोच के ही एक डर लगता है, 30 रुपए अगर वो बढ़ा दें लेवी तो फिर आईएमएफ कहेगा क्योंकि आपने 50 का वादा किया तो 20 और बढ़ाएं। 50 का भी वादा नहीं हुआ, 50 का भी बिल पास नहीं हुआ पार्लियामेंट से, तो 30 वो और 17% जीएसटी। ठीक है, तो ये कोई 40 रुपए मिनिमम कीमत ऊपर जा सकती है। इसके अलावा रुपया अभी भी काबू में नहीं आ रहा, उसका इंपैक्ट अपनी जगह पे जाएगा, और आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं वो उसका जो इंपैक्ट है वो इसके अलावा है। तो ये वो सारी सूरत हाल है, तो काफी तशवीशनाक है। मेरे ख्याल में इन मामलात की वजह से ज़ाहिर है इतना पेचीदा सूरत हाल है, तो जाहिर है फिर किसी की इंटरवेंशन चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का ख्याल है कि ज़ाहिर है कि आईएमएफ जो है अमेरिका साहब बहादुर के कहने पर भी चलता है। अगर उधर से एक आध फ़ोन आ जाए तो शायद हमारे लिए कुछ शराइत जो है वो नरम हो जाए। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने एक कोशिश की है, वो कोशिश किस कदर कामयाब हुई है, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आईएमएफ प्रोग्राम की बात हो रही है, तो आपको पता है कि हाल ही में हमने देखा कि 4 सालों के अरसे में पहली दफ़ा अमेरिका का अब फुल टाइम पाकिस्तान के अंदर एक एम्बेसडर मौजूद है, डोनाल्ड ब्लूम। और अभी तक 2 के डेजिग्नेट हैं, उन्होंने सिफारती जो असनाद हैं सदर पाकिस्तान को पेश नहीं की, लेकिन एक्टिवली वो नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि वो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी मिले हैं, बल्कि वो कराची भी गए हैं, और कराची पाकिस्तान जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर भी गए हैं। और जो एक अदद उनका इंटरव्यू भी छपा है जिसमें उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ मुआशी, तिजारती और सरमायाकारी के जो शोबे हैं इसमें ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहते हैं। एक मीटिंग का मैंने जिक्र नहीं किया जो मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो उसका आप ही बता दें कि अमेरिकी सफीर की किससे मुलाकात हुई है और वो क्यों हुई है। कामरान साहब, ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो कि आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी और हमारी अखबार की लीड भी थी दोनों अखबारात की, कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर मुमलिक डॉक्टर आयशा पाशा, इनकी मुलाकात सेक्रेटरी फाइनेंस और एक और पाकिस्तानी शख्सियत, उनका नाम नहीं लेते, वो गवर्नमेंट में नहीं है, तो इन तमाम अफराद की मुलाकात हुई है। जो अमरीकी सफ़ीर है पाकिस्तान में डोनाल्ड ब्लूम, मैंने सही उनकी प्रोनाउंसिएशन की, डोनाल्ड ब्लूम के साथ उनकी मुलाकात हुई है। और जो मेरे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने डोनाल्ड ब्लूम से ये रिक्वेस्ट की है कि अमेरिका जो है वो अपना किरदार अदा करे, क्योंकि इनके ख्याल में आईएमएफ जो है अब वो काफ़ी अनरियलिस्टिक है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान बहुत कुछ कर रहा है और बहुत कुछ करने के बावजूद, जैसा हमने पहले जिक्र किया, आईएमएफ एक्नॉलेज नहीं कर रहा और बात आगे नहीं बढ़ रही। तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि अब पाकिस्तान चाह रहा है कि अमेरिका एक बाकायदा तौर पर अपने इसमें रोल प्ले करे, क्योंकि अमेरिकन जो है इससे पहले माजी में भी मैं भी आपको खबर दे दूं, आज मेरी भी किसी से मुलाकात हुई थी, तो ये फैटफ का जो मामला हो रहा था इसमें ज़ाहिर है कि लॉबिंग हमने की, तो ये मामला भी सुना है कि जब हाल ही में हमारे वज़ीर ख़ारजा गए सेक्रेटरी ब्लिंकन से, उनकी मुलाकात ही न्यूयॉर्क में, तो ये आईएमएफ के मामले पर उधर भी बात हुई थी कि हम अमेरिका से चाह रहे हैं कि ज़रा
वो नजरसानी करें और कोशिश करें कि अगर अमेरिका हमारी कुछ मदद कर सकता है, तो कोशिश लॉबिंग हो रही है। लेकिन जाहिर है कि कहा जा रहा है कि वो मीटिंग बड़ी अच्छी गई थी, लेकिन उस मीटिंग के बाद भी अगर वज़ीर खारजा लेवल पे ये मामले को उठाया गया है, लेकिन अभी भी कोई फेवरेबल रिस्पॉन्स इसका मतलब आ नहीं रहा। चीजें शायद अभी भी थोड़ी अनसर्टन है। बिल्कुल अनसर्टन है। कल उनसे जब ये रिक्वेस्ट की गई तो मैंने जराए से पूछा कि आगे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है सच कि वो करेंगे नहीं करेंगे। ही टुक नोट, जो कि आमतौर पर सफीर करते हैं जी कि ठीक है, उनका जो स्टैंडर्ड जो उनका प्रोटोकॉल होता है। पाकिस्तान के जो हुकाम थे उन्होंने अमेरिकन सफीर को ये बात बताई कि हमने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं। हम इतना ज्यादा कोई तकरीबन 1800 अरब रुपए की फिस्कल कंसोलिडेशन कर रहे हैं। मतलब ये कि एक साल के अंदर बावजूद इतने इसके कि पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई है वो बेतहाशा हो चुकी है और दुनिया भर में जो हालात हैं वो सारे अपनी जगह पे, हुकूमत ने कोशिश की है कि तकरीबन 1800 अरब रुपए की फिस्कल कंसोलिडेशन अगले साल करे, जिसका मतलब है कि 1800 अरब रुपए का आपको कम कर्ज लेना पड़ेगा। तो उनको ये कोई एक्नॉलेजमेंट आईएमएफ के पार्ट पे नहीं है, उसके लिए उनको मेरे ख्याल में ये तो अमेरिका को खुद भी इसका अंदाजा होना चाहिए। अगर आप देखें अमेरिका के अंदर भी ज़ाहिर है कि उनका जो मैयार है या स्टैंडर्ड है मापने का इन्फ्लेशन वो डिफरेंट है, लेकिन अमेरिका के मैयार के मुताबिक वहां पे भी लोग परेशान हैं, वहां पे भी महंगाई इस वक्त हो रही है। तो ये तो जो अमेरिकी सफीर है उनको भी पता होना चाहिए, आईएमएफ भी वहीं पे बैठता है, तो थोड़ा सा सिंपैथेटिक व्यू तो लेना चाहिए उनको पाकिस्तान। अच्छा, इसमें एक सियासत हो रही है। मैंने एक और खबर की थी पिछले हफ्ते, वो ये कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा है कि अब तब तक चीन को उनके जो पावर प्लांट्स हैं जो पाकिस्तान में बिजली बना रहे हैं उनको अदायगियां ना करें, जो तकरीबन 300 अरब रुपए की अभी भी बाकी रहती हैं, जब तक चीन जो है पाकिस्तान को वो तमाम मरात नहीं देता जो मरात पाकिस्तान ने हासिल किए हैं। जो बाकी पावर प्लांट्स 1994 की पावर पॉलिसी के लगे हुए थे और 2002 की पावर पॉलिसी के। तो इस इशू के ऊपर मैंने आईएमएफ की जो पाकिस्तान में रेजिडेंट रेप है एस्टर पेरेज, उनसे मैंने जब उनसे वर्जन भी लिया तो उन्होंने वर्जन दिया। वो स्टोरी एक हफ्ता पहले आई, लेकिन फिर चूंकि चाइनीज भी अब पोजीशन रखते हैं, उनका आईएमएफ के ऊपर भी उनका पोजीशन स्ट्रांग होती जा रही है। तो जो फिर कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई चीज़ हुई और कल बाकायदा तौर पर वाशिंगटन से आईएमएफ ने एक स्टेटमेंट जारी की कि वो नाज़रीन के लिए हम बता देते हैं कि जी वहां से उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की कि द आईएमएफ डिड नॉट आस्क पाकिस्तान टू रीनेगोशिएट सीपेक आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स, दीज क्लेम्स आर सिंपली अनट्रू। और दूसरा आगे वो ये कह रहे हैं कि रादर द आईएमएफ सपोर्ट्स द गवर्नमेंट्स मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी टू रिस्टोर एनर्जी सेक्टर वायबिलिटी व्हिच शेयर्स द बर्डन ऑफ रिस्टोरिंग वायबिलिटी अक्रॉस ऑल स्टेक होल्डर्स, द गवर्नमेंट, द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ये एक वहां से एक बयान है, लेकिन ये जो बयान उनका ये वाला है कामरान, ये जो है उस बयान से डिफरेंट है जो उन्होंने मुझे पिछले हफ्ते दिया था जब मैंने स्टोरी की थी। मैंने एक उनको सवाल भेजा और सवाल बड़ा क्लियर था ताकि नाज़रीन के फायदे के लिए ये चीज़, चूंकि अब तमाम अखबारात में भी ये बात आ चुकी है। मेरा नाज़रीन सवाल ये था आईएमएफ की जो यहाँ पे लोकल हेड है उनसे कि इज इट करेक्ट दैट आईएमएफ वांट्स दैट पाकिस्तान शुड रीनेगोशिएट विद चाइनीज आईपीपीज एंड सी कंसेशंस like the country did in case of 1994 and 2002 policy IPPs before settling outstanding dues of Chinese IPPs। ये बड़ा क्लियर सवाल था और मैंने बिल्कुल क्लियर उनसे पूछा कि क्या ये आईएमएफ का मुतालबा है कि पाकिस्तान रीनेगोशिएट करे। उनकी पूरी स्टेटमेंट में इसको डिनाई नहीं किया गया, बल्कि स्टेटमेंट के अंदर वो लंबी स्टेटमेंट है, वो अखबार में भी छपी हुई आप देख सकते हैं। उसके अंदर जो रेफरेंस दिया जो उनका आईएमएफ की लोकल सरबराह ने वो ये था कि पाकिस्तान की जो फिस्कल स्पेस है वो लिमिटेड है और जो भी इन्होंने जो सेक्टर की वायबिलिटी के लिए जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स इसका बोझ उठाएं। और उन्होंने रेफर किया इस चीज को अपनी स्टेटमेंट के अंदर कि पाकिस्तान ने पिछले साल 30 आईपीपी के साथ मुआहदे रीनेगोशिएट किए हैं। तो अगर ये बात उन्होंने मुतालबा पाकिस्तान से नहीं किया था तो फिर उन्होंने ये रेफरेंस क्यों दिया 30 आईपीपी का, और फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बोझ उठाएं। कामरान, इसमें अब सूरत हाल ये है कि ये तो उन्होंने जो भी बयान दिया, क्योंकि अब चीन की भी ग्लोबल पोजीशन बेहतर होती जा रही है, दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है चीन अब अमेरिका के बाद। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान चीन को 1 रुपए की भी अदायगी नहीं कर सकता प्रैक्टिकली आईएमएफ को बताए बगैर। इस हद तक आईएमएफ ने टाइट कंट्रोल किया हुआ है। और अगर आईएमएफ ये कर रहा है तो क्या आईएमएफ खुद कर रहा है? तो ये तो फिर अमेरिकन के कहने पे कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लड़ाई तो चीन और अमेरिका की है और उसमें फिर मैं एक और टूल है
टूल है IMF और पिस कौन रहा है? पाकिस्तान। लेकिन एक गलती पाकिस्तान की खबर आप देने से पहले कि पाकिस्तान कभी चीन की भी तरफ जाता है, कभी अमेरिका की तरफ भी जाता है, और अमेरिका चाह रहा है कि पाकिस्तान खुल के सामने आ जाए वो किस साइड पे, तो ये सारी गेम उस तरफ जा रही है। लेकिन खुल के जाहिर है कि वो तो एक अलग बात है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। हमारी अप्रोच तो ये है कि एक बैलेंस अप्रोच रखें। लेकिन जो चीन और अमेरिका की आपने बात की, तो जो मौजूदा ये जो कोalition गवर्नमेंट है, इनके बहुत एक सीनियर जो रुकन है, उनके साथ जो इंटरेक्शन आज मेरा हुआ, कुछ और भी सहाफ़ी थे, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हैरान कुन था जब उनसे सवाल हुआ कि वो अमेरिका का जो इस खित्ते में मफाद है, इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरह से देखते हैं। तो उन्होंने बड़ा ब्लंटली जवाब दिया कि अमेरिका की जो मौजूदा इस वक्त स्ट्रैटेजी है, जो पॉलिसी है विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चीन और इंडिया, उन्होंने कहा कि अगर ये इस ट्रेजेक्ट्री से जाता है तो ये बहुत खतरनाक है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। हम किसी भी कोल्ड वॉर 1, 2, 3, 4 किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहते और पाकिस्तान को इस हवाले से कंसर्न है। तो मेरे लिए ये स्टेटमेंट इसलिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी क्योंकि अब पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है, ये वो गवर्नमेंट है जिन पर इल्जाम लगता है कि शायद ये प्रो वेस्ट हैं और प्रो यूएस हैं, लेकिन वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि जो अमेरिका की इस वक्त चीन को लेकर के पॉलिसी है, शायद वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और इसलिए के लिए चैलेंजेस जो हैं वो मजीद बढ़ते जा रहे हैं। चैलेंजेस की बात करें, महंगाई का दौर है, तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए भी ज़ाहिर बहुत सारे मसाइल हैं। तो कुछ इसी तरह का गिला जो है वो FBR के मुलाजमीन कर रहे हैं, वो भी अपनी तनख्वाहों में कुछ नजरसानी चाहते हैं। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। FBR के मुलाजमीन ने आज कलम छोड़ हड़ताल की, कलम तोड़ नहीं, कलम छोड़ हड़ताल की वजह ये थी कि वो चाहते हैं कि उनकी तनख्वाहों में जो इन इक्वालिटी है, जो डिस्पैरिटी है, अगर कंपेयर करें जो बाकी सरकारी इदारे हैं उनके साथ, तो उसको वो कहते हैं कि ख़त्म किया जाए और उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया। जब FBR की अगर आप बात करें, ज़ाहिर है कि ठीक है उनका लेजिटिमेट डिमांड है कि वो तनख्वाहों में करें। क्या FBR में जो लोग काम करते हैं, विदाउट, मैं किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहता, वाकई इनकी ज़रूरत होती है। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि शायद जिनका कोई स्केल या ग्रेड इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उनका अगर लाइफ स्टाइल देखें तो वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। वो कहते हैं कि वो पैसा ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है। बल्कि वो ये कहते हैं, अच्छा खैर ये सिर्फ FBR की हद तक की बात ठीक नहीं है, बहुत सारी आपकी जो FIA हो, NAB हो, मीडिया के बारे में इवन कहा जाता है कि कुछ जर्नलिस्ट हैं उनको तनख्वाह भी विड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह की जो काली बेड़ी होती है हर प्रोफेशन में होती है। FBR इज नॉट एन एक्सेप्शन, क्योंकि FBR आपका ट्रिलियंस ऑफ रुपीज में डील करता है, बिलियंस ऑफ रुपीज के केसेस होते हैं, तो फिर अपॉर्चुनिटीज और मौके जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। बट यू हैव योर ओन पॉइंट ऑन दिस। आज इसमें सूरत हाल कामरान ये है कि ये भी अगेन ये PMLN की गलत पॉलिसी है कि इन्होंने ये जो इन हालात के अंदर इन्होंने एक दो काम किए जिसकी वजह से अब जो सैलरीड क्लास है, गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं, वो अब हुकूमत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और FBR का उन्होंने आज उनकी जो फील्ड फॉर्मेशंस थी 26-26, उसमें ज़्यादातर फील्ड फॉर्मेशंस के अंदर उन्होंने एहतजाज किया और काम नहीं किया। और उन्होंने कहा कि अगर हमारी डिमांड्स नहीं हल होती तो हम फिर मुकम्मल हड़ताल पे चले जाएंगे। मसला ये है, मसला ये कि हुकूमत ने जो सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं ग्रेड 17 से 22 का, जिसमें हम पिछले प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं, उनकी तनख्वाहों में उनको एग्जेक्टिव अलाउंस दे दिया 150% का। अब ये एक वो जलती के ऊपर वो तेल छिड़कने वाली बात बन जाती है कि आप जो सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठे हुए उनके लिए 150% इजाफी, जो कि नहीं इन हालात के अंदर होना चाहिए। उन लोगों की अपनी जस्टिफिकेशन है, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा जी कि पंजाब में एक जो बंदा बैठा हुआ जब फेडरल गवर्नमेंट में आया था तो उसका तकरीबन 2.5 लाख रुपए का उसका नुकसान होता है पंजाब से वफाक में काम करने का। बट ये टाइम उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं था, बट डिमांड उनकी जायज। अब सवाल ये हुआ कि सबसे पहले ये FBR था जिसको ये इजाफी इनको तनख्वाह मिली थी 100% 2006 में जनरल मुशर्रफ के टाइम पे ये दी गई थी इन रिकग्निशन ऑफ देयर वर्क कि जितना ये रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। और नाज़रीन, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप देखें भी जो FBR को तनख्वाहों के लिए पैसे मिलते हैं उसके वो सिर्फ टोटल जो उनका जो FBR की कलेक्शन है उसका वो 0.4% बनता है। और कम से कम पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए ये 1% होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कुछ दुनिया के ममालिक में जहां पे उनकी बहुत ज्यादा रेशोज हैं तो वहां पे वो 5%, 2%, 3% भी बजट है, बट इनको भी 0.4% बजट मिलता है। और जो इनको 0.4% मिलता है उसमें 80% जो जा रहा है वो तनख्वाहों पे जा रहा है। तो जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डाटा हैकिंग पिछले साल अगस्त में हुई थी, हमने ही ये खबर ब्रेक की थी।
उस तरह के लिए कामों के लिए फिर इनके पास पैसा नहीं बचता। तो अब ये सारी जो सूरत हाल है, हुकूमत जो थी 2015 में पीएमएलएन की हुकूमत ने जो इनको 100% अलाउंस था 2015 के लेवल पे उसको फ्रीज कर दिया। एफबीआर के मुलाजमिन ये कहते हैं कि उसकी वजह से आज जो इनका इफेक्टिवली जो 100% अलाउंस होना चाहिए था वो 30% रह गया है। और अगर पे स्केल्स अब रिवाइज होते हैं जो हुकूमत अब करने जा रही है तो इफेक्टिवली ये 20% भी या 25% के करीब रह जाएगा। तो उनके बकौल ये अब हमारा गुजारा नहीं होता। हम रेवेन्यू जनरेशन आम है हुकूमत का, सिर्फ हम ही इतना बड़ा ज्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं, हमें डिप्राइव नहीं किया जाता है। अपने केस बिल्ड करने के लिए जो एफबीआर के मुलाजमीन है उन्होंने कहा कि एनएचए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है 150% उनको बुनियादी तनख्वाह से ज्यादा पैसा मिल रहा है, एफआईए 155%, नैब 150%, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 100% इजाफी अलाउंस, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनाई थी साबिक प्राइम मिनिस्टर ने, उनको भी 100%, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, एरा की कहानी दुनिया की अजीब तरीन कहानी है। अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी 2005 में जल्जला आया, 2014 में इसको बंद करने का फैसला हुआ। आज भी एरा 50 करोड़ रुपया सालाना तनख्वाह में लेके जा रहा है, एरा का काम कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मजाक है पाकिस्तान के साथ, ये बंद होना चाहिए। अच्छा, ये वो तमाम है। एनडीएम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 100% ज्यादा ले रहे हैं और उसके ऊपर 150% का एग्जेक्टिव अलाउंस अनाउंस हो गया। तो जो डिमांड है इनकी वो ये है कि हमें जो हमारा जो आपने फ्रीज किया हुआ है अलाउंस 2015 के लेवल पे उसको अनफ्रीज किया जाए और उसको आज के लेवल पे लेके आया जाए। तो फिर अगर सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो सर्विस देनी है, एडिशनल बेनिफिट देना है 150% का, तो उनका ये मुतालबा है कि 17 से 22% का ये जो अलाउंस है ये हमें भी मिले, क्योंकि हम उनसे ज्यादा काम करते हैं। तो ये वो डिस्पैरिटी है कामरान। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, आज एफबीआर ने हड़ताल की है, कल पीआईडी करेगा, परसों कोई और अदारा करेगा, तो हुकूमत को जो डिस्क्रिमिनेशन है पॉलिसीज के अंदर इसको खत्म करना। बल्कि एफबीआर के ये जो मुलाजमीन है इन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाते, उन्होंने चेयरमैन एफबीआर को अपने मुतालबात दे दिए हैं, तो फिर ये जो कलम छोड़ हड़ताल है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए भी हो सकती है और यकीनी तौर पर फिर एफबीआर का जो काम है उसमें भी रुकावट हो सकती है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।